पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था माइकोबैक्टीरिया का एंड एंटीजेनिक प्रॉपर्टी देखी थी ट्यूबरक्लोसिस की। अब हम क्या देखेंगे, पैथोजेनेसिस देखेंगे, यानी इन्फेक्शन कोज होता कैसे है। तो इन्फेक्शन कोज होने के लिए सबसे पहले कुछ इन्फेक्शन का सोर्स तो होना चाहिए। तो सोर्स क्या क्या हो सकता है, या तो ह्यूमन्स हो सकते हैं जैसे पल्मोनरी टीबी, किसी को पहले से ही टीबी हो उसके पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड हो रही है। या फिर दूसरा कोज क्या हो सकता है, बोवाइन। बोवाइन का मतलब क्या होता है, कुछ भी जो काउज रिलेटेड हो। तो यानी अगर कोई भी अनपेस्चराइज्ड मिल्क का, इन्फेक्टेड मिल्क का कंजप्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी कोज हो सकता है। तो जो सोर्स क्या क्या हो जाएगा, या तो ह्यूमन्स हो सकते हैं या फिर बोवाइन सोर्स हो सकते हैं। सेकंड देखो, अब किसी पर्सन के पास में सोर्स आ गया, अब उस पर्सन उस सोर्स को अपने अंदर लेगा कैसे, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है। तो जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है, एयरबॉर्न होता है। उसके अलावा इनोक्यूलेशन या फिर इंजेक्शन भी हो सकता है। एयरबॉर्न के अंदर क्या होएगा, एरोसोल इनहेलेशन हो सकता है। लाइक सपोज किसी पर्सन को टीबी था, उसने क्या किया, एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी स्नीजिंग किया, कफिंग किया, जिसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स थे, ड्रॉपलेट्स कैसे होते हैं, टिनी ड्राई ड्रॉपलेट्स होते हैं लेस देन 5 माइक्रोमीटर न्यूक्लियाई के, वो उस एयर में रहते हैं, सेवरल आवर्स तक उस एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एंड किसी जो अनइन्फेक्टेड पर्सन था, नॉर्मल पर्सन था, उसने क्या किया, उन ड्रॉपलेट्स को कंज्यूम कर लिया, तो इनहेल किया, तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया। इनोक्यूलेशन के चांसेस देखो कैसे होते हैं, काफ़ी अनकॉमन है, मतलब रेयरली दिखेगा। उसमें क्या होगा, कोई भी डायरेक्ट स्किन, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन था, उसकी स्किन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ अनइन्फेक्टेड पर्सन का और वहाँ से ट्रांसमिशन हो गया। एंड देन इंजेक्शन तो अभी हमने देखा, बोवाइन वाला केस, एक तो अनपेस्चराइज्ड मिल्क है उसका कंजप्शन हो सकता है, या फिर इन्फेंट्स के अंदर मिलता है कि वो क्या कर जाते हैं, स्पूटम को स्वेलो कर जाएंगे। तो ये 3 कंडीशन मिल सकती है ट्रांसमिशन के लिए, एयरबॉर्न हो सकती है, इनोक्यूलेशन हो सकती है, या फिर इंजेक्शन हो सकती है। तो सोर्स हमने देख लिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये रिस्क और इनका जो रिस्क है स्प्रेड का, वो कैसे इन्हांस हो सकता है। तो देखो, जो रिस्क फैक्टर रहेंगे वो ट्रांसमिशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या फिर कुछ बॉडी के अंदर यानी बॉडी से रिलेटेड एंडोजीनस फैक्टर भी हो सकते हैं। तो देखो, ट्रांसमिशन को क्या क्या अफेक्ट करेगा। एक तो जो स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जिनमें मान लो टीबी है पहले से, तो उनके अंदर जो ट्रांसमिशन का रेट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेकंड क्या कंडीशन देखते हैं, बेसिलरी लोड। बेसिलरी लोड क्या होता है कि कितनी बेसिलरी का अमाउंट चाहिए एक अनइन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए। तो एटलीस्ट 10⁻⁴ बेसिलाई पर ml की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो एडल्ट पेशेंट्स हैं जिनके अंदर क्या होती है, कैविटरी लीजन्स प्रेजेंट हो लंग्स के अंदर, कोई भी ऐसा पेशेंट जिनके लंग्स में कैविटरी लीजन्स प्रेजेंट है, तो उनके अंदर बेसिलरी लोड इंक्रीज रहता है, कितना, 10⁻⁵ टू 10⁻⁷ एसिड फास्ट बेसिलाई पर ml। सो ये ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, एकदम इजीली ट्रांसमिशन करेंगे। तो ट्रांसमिशन ईजी कब हो जाएगा, एक तो स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं वो ट्रांसमिशन ईजी कर देते हैं, और दूसरा जो एडल्ट पेशेंट है जिनमें कैविटरी लीजन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ट्रांसमिशन इजी हो जाएगा। सेकंड, एंडोजीनस फैक्टर देखें तो इसमें क्या क्या होगा, वो पेशेंट जिनके अंदर क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी लो है, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, लाइक HIV के पेशेंट्स, उनके अंदर ट्रांसमिशन इजीली हो जाएगा। सेकंड, एज रिलेटेड फैक्टर अगर हम देखें तो जो लेट एडोलसेंस, यानी जो जब टीन खत्म हो रही होती है, वो वहाँ से जो अर्ली एडल्टहुड वाला जो फेज होता है वहाँ पर चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सेकंड, जो एल्डरली पीपल होते हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है ओल्ड एज पीपल के अंदर, तो उनमें भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेक्स का कंडीशन देखो थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब 25 से लेकर 35 साल की जो उम्र होती है उनमें फीमेल के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ओल्ड एज के अंदर मैन के अंदर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और लास्ट फैक्टर क्या आता है, कोमॉर्बिड कंडीशन, यानी कुछ अगर एडिशनल डिजीज प्रेजेंट है लाइक डायबिटीज़ या फिर IV ड्रग एब्यूजर्स एटसेट्रा, तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर, ये सब रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ट्रांसमिशन या फिर जो डिजीज़ है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, पैथोजेनिक इवेंट्स देखते हैं, यानी अब बॉडी में अगर बेसिलाई आ जाता है तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसकी क्या क्या स्टेजेस रहती हैं। तो देखो, सबसे पहले बॉडी में आने के लिए उसको इनहेल करना पड़ेगा, जो हमने मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा था, इनहेलेशन। तो इनहेल कर लिया ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई को, आपने जैसे ही न्यूक्लियाई को इनहेल किया तो हमारी बॉडी में तो देखो काफ़ी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ना, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द बेसिलाई हैं वो तो हमारे कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैप हो जाएंगे। जो भी हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और वहाँ के जो म्यूकोजल सेल्स हैं वो सीली रिएक्शन के थ्रू उन्हें वापस बॉडी से बाहर कर देंगे। ठीक है। और लेस देन 10% जो बेसिलाई हैं वो क्या करते हैं, हमारी एल्वियोलाई तक पहुँच पाते हैं, यानी एल्वियोलाई से पहले जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारे नोज, नेजल कैविटी वगैरह, वहाँ पर जो म्यूकोजल सेल्स हैं वो अपने सीली रिएक्शन से उनको वापस बाहर भेज देंगे, और ओनली लेस देन 10% जो बेसिलाई हैं वही क्या कर पाते हैं, एल्वियोलाई तक पहुंच पाते हैं। मान लो अब इन 10% की बात करते हैं कि ये एल्वियोलाई तक पहुंच गए। अब जैसे ही बॉडी में कुछ आउटर फॉरेन बॉडीज आती हैं तो सबसे पहले जो सेल्स एक्टिवेट होती है वो कौन सी होती है, मैक्रोफाजेस होती हैं, तो हमें पता है। तो अब मैक्रोफाजेस आ गई, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्रोफाजेस से बाइंड करेंगे। कैसे बाइंड करते हैं, तो हमने देखा था इनके अंदर जो लैम एंटीजन मिलता है वो क्या करता है, बाइंड करता है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर एंड मेनोज रिसेप्टर ऑफ द मैक्रोफेजेस। ठीक है। लैम किससे बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर एंड मेनोज रिसेप्टर से, जो किसमें हेल्प करता है, इंटरनलाइजेशन ऑफ द बेसिलाई में हेल्प करता है, यानी बेसिलाई को एकदम ऐसे घर जैसा वातावरण देने का काम करता है। कुछ अगर अपने लेमन लैंग्वेज की बात में समझें, इसको कुछ ट्रिकी बना के समझते हैं, इसे डायरेक्ट नहीं समझेंगे हम, तो सिंपल कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बना के समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, इनहेल किया, इनहेल में मेजॉरिटी तो क्या हो गई, एक्सपेल्ड आउट हो गई, और लेस देन 10%
एल्वियोलाई तक पहुंच पाई। अब जो लेस देन 10% थी उन्होंने क्या किया, मैक्रोफेज से उन्हें बाइंड करना पड़ेगा, भाई उन्हें घर के अंदर रहना है तो जो घर वाला बंदा है उससे तो बाइंड करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, जो लैम एंटीजन होता है इनका वो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर एंड मैनोज रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिलाई का इंटरनलाइजेशन आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, मैक्रोफेज हमारी बॉडी की सेल है, कोई पागल थोड़ी है कि किसी भी फॉरेन बॉडी के हाथ मिला के उनके साथ बाइंड कर लेगी। तो मैक्रोफेज क्या करेगी, अपना फैगोसाइटोसिस तो दिखाएगी। तो वो कैसा होता है, C3b मेडिएटेड यानी कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड होगा। कॉम्प्लीमेंट में कौन सा फैक्टर, कौन सा प्रोटीन, C3b मेडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन ऑफ द बेसिलाई। तो C3b मेडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन करा। अब क्या हुआ, अब कोई फॉरेन बॉडी आई है और वो भी ट्यूबरकुलस जैसी फॉरेन बॉडी आई है, तो वो अपने साथ कुछ मतलब अपना प्रोटेक्टिव चीज़ें लाई होएगी कि उसे पता है कि बॉडी में जाएंगे तो मैक्रोफेज तो हम पे अटैक करेगी, तो उन्हें भी सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए। और उनके सर्वाइवल का फैक्टर कौन है, ये लैम एंटीजन ही होता है जो उनको सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो देखो इसमें लैम क्या करेगा, ये जो लैम होता है ये इंट्रासेल्युलर कैल्शियम एंड फोस्फेटाइडल आइनोसिटोल 3 फॉस्फेट को इंक्रीज कर देता है। अब ये इंक्रीज हो गया तो देखो मैक्रोफेज के साथ में जब बेसिलाई बाइंड हुआ तो उसे क्या बोला, फेगोजोम। अगर एक बार ये फेगोजोम लाइसोसोम के साथ में फ्यूज कर जाएगा तो बेसिलाई का डिस्ट्रक्शन तो ऑब्वियस है। लेकिन ये क्या होगा, जैसे ये लैम ने क्या किया, कैल्शियम और फोस्फेटाइडल आइनोसिटोल 3 को इंक्रीज किया तो इसने इस जो फ्यूजन है इसे इम्पेयर कर देता है। अब इम्पेयर हो गया, फ्यूजन नहीं हो पाया, तो इसका मतलब क्या है, बेसिलाई अभी सेफ पड़ी है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इफ सक्सेसफुल ये जो फ्यूजन है अगर ये इसे रोक पाया बेसिलाई, तो उसके बाद में बेसिलाई क्या करेगा, उस मैक्रोफाज के अंदर रह के क्या करता है, रेप्लिकेट करना शुरू कर जाता है। अब रेप्लिकेशन होता जा रहा है, मैक्रोफाज के अंदर होता जा रहा है, तो मैक्रोफाज क्या करेगी, एट लास्ट रप्चर कर जाएगी, बस्ट आउट हो जाएगी और क्या करेंगे, सारा जो बेसिलरी कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा और वो अनइन्फेक्टेड सेल्स को भी अब इन्फेक्ट करना शुरू करेगा। दैट इज इन्फेक्ट द अदर इन्फेक्टेड फैगोसाइटोसिस एंड द इन्फेक्शन साइकिल कंटिन्यू। वापस वही मैक्रोफाज के अंदर जाएगा, उनसे बाइंड करेगा, बाइंडिंग अगर सक्सेसफुल बनाने के लिए वो इसको फेगोलाइसोसोम फ्यूजन को इम्पेयर करेगा और वापस उसके अंदर एप्लीकेट करके दोबारा बस्ट आउट होगा और अदर अनइन्फेक्टेड सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक बार पैथोजेनिक इवेंट्स हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले